सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो गाइस, आज हम सोम का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले मैंने काफ़ी चीज़ आपको बताया। जनरली अगर आप देखोगे यूनिवर्सिटीज़ लेवल के जो सोम की बुक्स आती हैं, या फिर नॉर्मली आप कहीं अभी स्कूल के कॉलेजेस के टीचर से आप जब पढ़ते हो तो क्या करते हैं, कुछ भी तरीके से पढ़ा देते हैं। सोम स्टार्ट कर देंगे स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ाना, फिर एसएफटी बीएमडी डायग्राम बनाने लग जाएंगे, फिर पढ़ाने लग जाएंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला, फिर आएंगे टॉर्सन में, फिर थ्योरीज ऑफ फेलियर। मतलब कहीं से भी किधर भी पटक के पढ़ा देते हैं, इधर के टॉपिक्स को उठाकर। भाई सीरीज होता है, पहले एबीसीडी सीखोगे, उसके बाद वर्ड बनाना सीखोगे, सेंटेंस बनाना सीखोगे, फिर बोलना सीखोगे। ऐसे स्टेप से होता है, ये नहीं कि डायरेक्ट बोलने लग जाते हो, है ना। सेम यहाँ भी वैसे ही है। हमने अभी तक बहुत कुछ देख लिया, लगभग आधा से हाफ से ज़्यादा हमने सोम की चीज़ों को कंप्लीट कर ली। इस लेक्चर में हम जो चीज़ सीखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जो टॉपिक है, ये लेक्चर का जो टॉपिक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ, थ्योरीज ऑफ फेलियर, बहुत माथा पेची वाला, समझे दिमाग की दही करने वाला ये टॉपिक है। बट मैं कोशिश करूंगा बहुत आसानी से आपको समझा दूं। बहुत डीप तक नहीं जाना, बट हाँ, हमको यहाँ पे थोड़ा सा डीप चाहिए, यहाँ पे डीपनेस चाहिए इस टॉपिक के बारे में। अगर ये टॉपिक का डीपनेस नहीं पता चलेगा ना, तो हमें काफी सारे कॉन्सेप्ट नहीं बने, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं काफी सारे। ठीक है, थोड़ा सा डीप में जाऊंगा, ज्यादा कोशिश करूंगा ना जाऊं। ठीक है, बहुत दिमाग के दही करने वाला ये टॉपिक है, बट कोशिश करेंगे अपन इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो चलिए पहले देखते हैं अपन ने क्या पढ़ा था, और ये जो टॉपिक है इसको हम क्यों पढ़ने वाले हैं सोम में। ठीक है, सो गाइस, हमने लोड पढ़ा, लोड का इफेक्ट पढ़ा, हर कौन से लोड से कौन कौन सा इफेक्ट होता है। तब हम एक्सियल लोड जब हम पढ़ रहे थे तो उससे जो इफेक्ट आया था, इट इज एक्सियल स्ट्रेस के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। फिर इसेंट्रिक एक्सियल से हमारा क्या क्या आया था, एक एक्सियल स्ट्रेस आया था और हमारा बेंडिंग स्ट्रेस आया था। तीसरा हम पढ़े थे टीएसएल, ट्रांसफर शियर लोड के कारण, जो परपेंडिकुलरली लगता है लोड के, उसके कारण जो हम पढ़े थे डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आया था, इफेक्ट आया था बॉडी में, और बेंडिंग स्ट्रेस आया था। उसके बाद हमने पढ़ा था इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड, और उसके कारण बॉडी में डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डेवलप हुआ था, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हुआ था, और साथ में हमारा क्या डेवलप हुआ था, टॉर्सनल स्ट्रेस या टॉर्सन डेवलप हुआ था, है ना। ये जो था बिकॉज ऑफ एक्सियल लोड, दिस इज फॉर इसेंट्रिक एक्सियल लोड के कारण, ये जो था ट्रांसवर्स शियर लोड के कारण, और ये जो डेवलप हुआ था इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। ये दोनों जो हैं, वो अगर लोड हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है तो उसके परपेंडिकुलर लगता है। ये दोनों हमारे जो इफेक्ट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोड अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इफेक्ट भी हमारा इसी डायरेक्शन में लगेगा, पैरेलल होता है। ठीक है, दिस इज पैरेलल एंड दिस इज 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द लोड। लेकिन गाइस, अपन ने जो भी चीजें देखी थी वो सिंगल सिंगल देखा था। मतलब क्या देखा था कि हमने एक बॉडी, हम जब भी एक इस तरीके का बार बनाते थे, ठीक है, और ये बार का सेंटर हो गया, तो हम क्या करते थे, उसमें एक्सियल लोड लगाते थे, तो उससे हम क्या मिलता था, एक्सियल स्ट्रेस मिलता था, है ना। ये मिलता था, क्योंकि जब लोड लगाते थे हम, जब भी किसी बॉडी में लोड लगाते हैं तो उससे रेजिस्टेंस, बॉडी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होता है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और वो, ये अगर किसी प्लेन की बात करें, फॉर एग्जांपल ये हमारा ए और बी एक प्लेन है, तो ये जो लोड लग रहा है कैसा लग रहा है, प्लेन के नॉर्मल लोड लग रहा है। ये तो प्लेन के नॉर्मल लोड लग रहा है, तो उस प्लेन पे जो इफेक्ट आएगा एक्सियल स्ट्रेस, जो कि वो भी प्लेन के नॉर्मल ही होता है बट अपोजिट डायरेक्शन में। ये सब क्या है, ये सब को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस, है ना। इसके कारण ही स्ट्रेस डेवलप होता है। तो स्ट्रेस को अपन लिखते हैं जो इंटरनल R1, ये मान लीजिए ये रजिस्टर R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है, तो अपॉन एरिया ये होता है। और ये ER क्या है, ये कैसे डेवलप हुआ, बिकॉज ऑफ दिस लोड, देयरफॉर अपन P अपॉन एरिया, ये स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये क्या हो रहा है, जनरली हम एक पॉइंट पे एक लोड लगा रहे हैं, उसकी वजह से हमें एक ही स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक है, एक ही एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। बट गाइस, अगर ऐसा सोचो कि एक पॉइंट पे एक लोड लगाने से उसमें क्या क्या, सिग्मा एक्स भी डेवलप हो रहा है, एक्सियल स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा है, टाउ एक्स भी डेवलप हो रहा है, शियर स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा है, और हमारा टॉर्सन भी डेवलप हो रहा है।
फिर क्या करोगे? इसके लिए तो अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं, है ना? एक लोड लगाओ, आप तो बोलोगे सर फिर आपने क्यों बताया कि एक्सियल स्ट्रेस से सिर्फ एक्सियल लोड के कारण सिर्फ एक्सियल स्ट्रेस ही डेवलप होता है। वो आपको जस्ट अ बेसिक बताने को था, पहले एबीसीडी सीख ले कि ये एबीसीडी का पार्ट है, ठीक है। जनरली एक्सियल लोड लगाने से एक्सियल स्ट्रेस ही डेवलप होता है, ओके। बट कब? जब प्लेन परपेंडिकुलरली हो, ठीक है, प्लेन परपेंडिकुलर हो। बट अगर आपका जो प्लेन है, फॉर एग्जांपल ये प्लेन कैसा था, इस तरीके से था, और इस पे आप एक्सियल लोड लगा रहे थे तो ये एक्सियल स्ट्रेस डेवलप हो रहा था। बट फॉर एग्जांपल ये प्लेन किसी एंगल पे आ गया, थीटा एंगल पे आ गया, इन दैट केस इस प्लेन के हर एक पॉइंट पे सिर्फ एक्सियल स्ट्रेस ही नहीं, इस हर एक पॉइंट पे एक्सियल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और हो सकता है टॉर्सनल स्ट्रेस भी डेवलप हो जाए, है ना? और यही होता है अगर थीटा से चेंज करोगे तो प्लेन को, बहुत सारे एक ही पॉइंट पे आपको काफी सारे स्ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। तो अपन कह सकते हैं एक्सियल लोड के कारण जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक्सियल स्ट्रेस ही डेवलप हो। इसेंट्रिक एक्सियल लोड से जरूरी नहीं है कि एक्सियल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस ही डेवलप हो सकता है टॉर्सनल स्ट्रेस भी डेवलप हो जाए, है ना? ये हो सकता है, वो डिपेंड करता है प्लेन कैसा है। लोड अगर प्लेन ऐसा 90 डिग्री पे और लोड आप ऐसे लगा रहे हो तब तो ठीक है, बट अगर ये प्लेन ही एंगल पे हुआ तो फिर क्या होगा गाइस? इसको करने के लिए अगर प्लेन प्लेन या अगर हमारा एंगल पे आ गया तो इस प्लेन का कुछ नॉर्मल होगा, जैसे इस प्लेन का नॉर्मल ये होता है, ठीक है। तो अगर एंगल पे कोई प्लेन है तो उसका नॉर्मल क्या होगा? इस डायरेक्शन में। तो ये नॉर्मल जो डेवलप करेगा दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस। और इस क्योंकि इस पी को मैं क्या करूंगा, क्योंकि थीटा एंगल पे ये पी लगा हुआ है, तो ये जो आएगा सिग्मा एन पी जो है ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी एरिया कॉस थीटा, है ना? और ये नीचे की तरफ रिजॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? टाउ। उस पॉइंट पे क्योंकि वो प्लेन जो है एक थीटा डिग्री पे टर्न है, तो जो पॉइंट पे जो स्ट्रेस डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ सिर्फ सिंगल लोड एक्सियल लोड, देयर विल बी शियर नॉर्मल शियर स्ट्रेसेस एंड क्या बोलते हैं शियर स्ट्रेसेस एट दैट पॉइंट, शियर स्ट्रेसेस एंड normal stresses both are developed in a body when the plane are in theta degree, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो ये एक स्पेशल केस होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। पहली बात, जनरली जो इफेक्ट दिखता है ये हमेशा नहीं होता, ये थीटा के कुछ वैल्यूज पे होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो अपन का जो टॉपिक है, अपन का जो चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम है क्या? प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, है ना? ये जो प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन है, इससे हमको क्या क्या मिलता है? हमको मिलता है प्रिंसिपल प्लेन मिलता है। प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है ना? ये देखते हैं। और प्रिंसिपल प्लेन में क्या होता है भाई? प्रिंसिपल प्लेन में हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम भी होता है और मिनिमम भी होता है प्रिंसिपल प्लेन पे, और जो टाउ की वैल्यू होती है वो होती है 0। उसी तरह हमारा एक और होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, दैट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, शियर स्ट्रेस प्लेन। इन डैश के टाउ की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है और नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाती है ना? तो ये जो चार केस बन रहा है, एक मैक्सिमम का, एक मिनिमम का, एक 0 का और एक ये मैक्सिमम का, टाउ 0 का, ठीक है, ये मिनिमम का, मैक्सिमम का और टाउ मैक्सिमम का, ये चार स्पेशल केस हैं जो कि हमको देखने को मिलता है बॉडी में। कब देखने को मिलेगा? फॉर एग्जांपल ये हमारा एक मैं बॉडी बना रहा हूँ, ठीक है। तो अपन ऐसे ऐसे लगाते हैं ना कि इस बॉडी से ये नॉर्मल एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस हो रहा है, इट इज एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन। उसके बाद अपन बनाते हैं क्या? एक शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इट इज टाउ एक्स वाई, शियर स्ट्रेस इन दैट प्लेन, टाउ एक्स वाई, शियर स्ट्रेस इन दैट प्लेन, tau xy and shear stress in that plane tau xy, ठीक है। तो गाइज मैं ये चीज समझाना क्या चाह रहा हूँ, बहुत आपको शुरू में मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज बता दे रहा हूँ, इसलिए बता दे रहा हूँ कि हम आगे क्या करने वाले हैं आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए अभी हम डेरिवेशन एक करेंगे तो उससे हम हमारा एक नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। एक एक्सियल लोड के कारण अगर प्लेन टिल्ट हो
अगर प्लेन हमारा थीटा एंगल पे हो तो जो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है, जो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा और जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगा वो थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है, और वो हर एक चीजें उस पे रहेगा। लेकिन अगर थीटा की कुछ स्पेशल केसेस, जैसे कि हम अभी देखेंगे थीटा के कुछ स्पेशल केस में हमें चार एक स्पेशल टर्म्स मिलते हैं, दैट इज प्रिंसिपल मैक्सिमम स्ट्रेस, प्रिंसिपल मिनिमम स्ट्रेस, शियर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। ये चार स्पेशल केस बनता कब है, ये डिपेंड करता है थीटा पे। क्लियर है? तो अगर ये प्रिंसिपल आपसे अगर किसी क्वेश्चन में जनरली कैसे पूछेगा कि फाइंड द प्रिंसिपल स्ट्रेस, फाइंड द प्रिंसिपल स्ट्रेन, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या मैक्सिमम प्रिंसिपल मिनिमम स्ट्रेस या प्रिंसिपल मैक्सिमम स्ट्रेस, ये हर जगह नहीं होता, ये सिर्फ चार ही प्लेन थीटा डिग्री पे ये सब चीजें आपको मिलेगी। तो वो थीटा की वैल्यू पे आपको जो आएंगे, उस थीटा के वैल्यू पे जो आपको स्ट्रेस का वैल्यू और शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू आएगी वो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस होगा, ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। उसके अलावा बाकी की जो थीटा की वैल्यू होंगी उनके उस पे क्या आएगा, हमारा नॉर्मल स्ट्रेस और शियर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम निकालेंगे, नॉर्मल और शियर। मैक्सिमम जगह हम यही दोनों फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि अगर टिल्ट होने पे अगर हमारा वो टिल्ट हुआ तो उसमें नॉर्मल शियर स्ट्रेस कितना लग रहा है, तो सिग्मा एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस कितना ऐड हो रहा है, सिग्मा एन का यूज करेंगे, और नॉर्मल शियर स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है तो हम टाउ के फॉर्मूला का यूज करेंगे। बट कुछ स्पेशल थीटा के केस में हमें क्वेश्चन में पूछ देगा कि भाई हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है, प्रिंसिपल शियर स्ट्रेन कैलकुलेट करके बताओ। तो वो कुछ थीटा के स्पेशल केस में होता है, चार स्पेशल केस बनते हैं, वो आपको आगे मैं दिखाऊंगा। तो चलिए डिस्कशन चालू करते हैं अपन। ओके, तो अपन फिर से पीछे आते हैं और अब हम शुरू से चलने, अब सिस्टमेटिक पढ़ना चाहिए, क्या करने वाले हैं, क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम वापस से पीछे चलते हैं और इस चैप्टर को शुरू से स्टार्ट करते हैं। अभी जस्ट एक ब्रीफ आपको वो बता दिया कि क्या करने वाले हैं आगे जाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कॉम्बाइंड स्ट्रेस, अगर किसी बॉडी पे कॉम्बाइंड स्ट्रेस लगता है, कॉम्बाइंड स्ट्रेस इन द सेंस किसी बॉडी के किसी प्लेन पे या किसी पॉइंट पे कॉम्बाइंड स्ट्रेस डेवलप होता है। और ये कैसे डेवलप होगा, ये डेवलप होगा जब हम इसमें एक्सियल लोड लगाएंगे। फॉर एग्जांपल एक्सियल लोड लगाया हमने और इसमें कुछ मूवमेंट भी हो रहा है और कुछ टॉर्सन भी हो रहा है। ओके, तो जो एक्सियल स्ट्रेस डेवलप होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में, इस तरीके का ये जो डेवलप होगा, दिस इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इन टर्म्स ऑफ एक्सियल। ये पॉजिटिव से लिख रहा हूँ क्योंकि ये टेंसाइल है, ठीक है। और इससे हमारा क्या होगा, शियर स्ट्रेस भी डेवलप होगा। तो शियर स्ट्रेस का डायग्राम किस तरीके से बनता है, इस तरीके से। और ये मैं शियर स्ट्रेन डायग्राम ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब समझ में आ रहा है गाइस हम किस तरीके से सिस्टमेटिक, पहले हमने पढ़ा एक्सियल स्ट्रेस, फिर हमने पढ़ा शियर स्ट्रेस, ठीक है ना, फिर हमने पढ़ा बेंडिंग स्ट्रेस, फिर टॉर्सनल स्ट्रेस। अब उन सबको कंबाइन करके यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। इस तरीके से गाइस इसको हमको पढ़ा जाता है, ये नहीं कहीं से कुछ भी पूछ जाओ इधर उधर पढ़ लो। तो ये जो हमारा आ जाएगा दैट इज सिग्मा बी नेगेटिव, और दिस इज सिग्मा बी, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव मतलब ये टेंसाइल, दिस इज कॉम्प्रेसिव, लोड के इधर लग रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से जो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, इसकी वजह से टॉर्सनल शियर, सॉरी दिस इज एक्सियल बेंडिंग डायग्राम, क्या बोल रहा हूँ यार, दिस इज एक्सियल स्ट्रेस डायग्राम, ओके, दिस इज बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। शियर स्ट्रेस डायग्राम इस तरीके का बनता है, ओके, ये बनता है शियर स्ट्रेस डायग्राम। दिस इज बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम, सिग्मा बी, सिग्मा ए एक्सियल स्ट्रेस डायग्राम। और जो टॉर्सनल होता है, टॉर्सनल कभी भी गाइस सरफेस पे नहीं बनता, टॉर्सनल जो होता है, टॉर्सनल स्ट्रेस जो डेवलप होता है वो क्रॉस सेक्शन पे डेवलप होता है, इसलिए टॉर्सनल स्ट्रेस को मैं यहाँ पर ना दिखाकर मैं क्रॉस सेक्शन पे दिखाऊंगा। और कुछ इस तरीके से बनता है, ये ट्विस्टिंग हमारा टॉर्सन इधर लगा है तो उसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा, ओके। ये डायग्राम किसका है, ये टॉर्सनल का। तो ये टाउ मैक्सिमम, ये टाउ की वैल्यू 0, ये टाउ मैक्सिमम, ठीक है। तो दिस इज एक्सियल स्ट्रेस डायग्राम, दिस इज बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम एंड दिस इज टॉर्सनल स्ट्रेस डायग्राम। तो ये एक प्लेन हम लिए हैं, उस प्लेन पे एक्सियल भी डेवलप हो रहा है, बेंडिंग भी डेवलप हो रहा है और टॉर्सनल स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा है, ठीक है।
सो जो एक्सियल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ लोड पी इन एक्स डायरेक्शन, सिर्फ ये मान लो एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में तो क्या आ जाएगा, दिस लोड अपॉन एरिया। ठीक है, नाउ जो इफेक्ट बैंडिंग के कारण, बिकॉज ऑफ बैंडिंग इफेक्ट जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, बैंडिंग स्ट्रेस, वो कितना आ जाएगा, P अपॉन जेड एक्स, सॉरी M। बेंडिंग क्या होता है, बेंडिंग सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन सेक्शन मॉडुलस, और सर्कुलर सेक्शन है और ये इसका डाया अगर डी है तो सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा, पाई डी क्यूब अपॉन 32, तो 32 ऊपर चला जाएगा। ये लीजिए कितना बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ टॉर्सनल शियर स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, मैक्सिमम टॉर्सनल शियर स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, दैट इज टी अपॉन जे, और जे की वैल्यू सर्कुलर है तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज पाई बी क्यूब अपॉन 16। ओके, दिस इज जे, और यहाँ पे जेड, जेड मतलब सेक्शन मॉडुलस, जे मतलब पोलर मॉडुलस, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मॉडुलस। ठीक है, तो ये देख लीजिए ये हमारा एक्सियल स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ, ये हमारा बेंडिंग स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ, और ये हमारा शियर स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ, ये हम देख लिए। नाउ अगर मैं एक्स डायरेक्शन में टोटल शियर स्ट्रेस की बात करूं, टोटल स्ट्रेसेस की बात किया जाए एक्स डायरेक्शन में, तो हमको सिर्फ दो ही दिख रहा है, एक एक्सियल और एक बेंडिंग, क्योंकि एक्स डायरेक्शन ये है ना, एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये जेड डायरेक्शन है, दिस इज जेड, दिस इज वाई, और दिस इज एक्स डायरेक्शन। इधर से देखें तो एक्स डायरेक्शन में सिर्फ दो ही स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है, ए और बी, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लोड अपॉन एरिया प्लस 32 m अपॉन पाई डी क्यूब। ओके, और जो टॉर्सनल डेवलप हो रहा है तो वो टॉर्सनल किधर डेवलप हो रहा है, वाई जेड प्लेन पे डेवलप हो रहा है, क्रॉस सेक्शन पे डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये तो गाइस मैंने नॉर्मल निकाला। ठीक है, अगर प्लेन स्ट्रेट प्लेन हो तो स्ट्रेट प्लेन है, उस पे हमने एक्सियल लोड लगाया, उस पे हमने बेंडिंग मोमेंट लगाया, उसमें हमने टॉर्सन लगाया, तो उसकी वजह से उस बीम में क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है हमने आपको दिखाया। उसकी वजह से एक्सियल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से टॉर्सनल शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, हमने दिखाया। बट अगर वो प्लेन सिर्फ एक्सियल लोड की वजह से और प्लेन का एंगल चेंज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लोड की वजह से हमें नॉर्मल स्ट्रेस भी देखने को मिलेगा और शियर स्ट्रेस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सिर्फ हम प्लेन को अगर थीटा से चेंज करते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से। सो गाइस, मैं क्या कर रहा हूँ, एक लोड लगा रहा हूँ, एक्सियल लोड मैंने लगाया इसमें, ये मैंने एक्सियल लोड लगाया। ठीक है, ये मैंने एक्सियल लोड P लगाया इस शाफ्ट में, बट इस बार प्लेन क्या था, इस बार प्लेन को माल यही पॉइंट यही है, दिस इज ए पॉइंट ए, बी प्लेन ऐसा था, और फॉर एग्जांपल प्लेन हमारा इस तरीके से है ए बी डैश। नाउ एट दैट पॉइंट there will be lot of stresses will be developed because of theta, because of only axial load। ठीक है, तो इसका अगर ये टिल्ट है तो ये P का यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेगा, एक तो हमारा इसका ये जो A और B डैश है इसका एक नॉर्मल कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, और एक बनेगा हमारा शियर कंपोनेंट। ठीक है, और इसको ऐसे लिखते हैं ना, ये लोड है तो पहले ये जो लोड है, ये अगर मैं बोलूँ ए बी प्लेन पे कितना लग रहा है, ये लोड अगर ए बी प्लेन पे कितना लग रहा है मैं पूछूं आपसे, ए बी प्लेन पे ये लोड कितना लग रहा है, P। ध्यान से देखो, ए बी प्लेन पे क्या लोड लग रहा है, ओनली P। और मैं बोलूं ए ए ए बी डैश, मैं बोलूं ए बी डैश प्लेन पे कितना लोड लग रहा है, तो क्या क्या बोलोगे आप, क्योंकि ये एक्सिस के एक प्लेन लग रहा होगा इसकी वजह से, इसको जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल लोड, और एक वो लग रहा होगा शियर, जो उसके क्रॉस सेक्शन है ना, शियर कहाँ, क्रॉस सेक्शन पे ही तो लगता है, तो उसके जो क्रॉस सेक्शन होगा उस पे लग रहा होगा शियर। ओके, तो क्या क्या लग रहा है, एक पीएन लग रहा है और एक पीएच लग रहा है, और ये नॉर्मल लोड और ये शियर लोड की वजह से हमारे इस प्लेन पे क्या क्या डेवलप होगा, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, है ना। तो यही नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एरिया, एरिया ऑफ प्लेन ए बी, प्लेन ए बी का एरिया देखते हैं, जब वो प्लेन नॉर्मल ए बी था, इन दैट केस क्या एरिया था,
दैट इज बी इंटू डी, रेक्टेंगल है तो एरिया हो जाएगा बी इंटू डी। बट यही ठीक है, area of plane AB is equal to BD. Due to this area, the stress develop in plane AB. AB plane पे जो stress develop हो रहा था उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लोड अपॉन एरिया, ओके, विच इज इक्वल टू लोड अपॉन BD। ये तो हमारा AB प्लेन पे है, ये अपन पहले से ही पढ़ चुके थे। बट AB डैश का क्या है, फंडा है, AB डैश का क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं भाई एरिया क्या है। एरिया ऑफ AB डैश, AB डैश का एरिया क्या है, AB डैश प्लेन जो है उसकी एरिया क्या है, क्या होगा उसकी एरिया, दैट इज बी और डी डैश, है ना। और ये क्या लेंथ है, दिस इज डी, ओके। और इसकी जो ब्रिथ होगी अंदर की ओर उसको अपन मान लेते हैं दैट इज बी डैश, है ना। तो कितना हो जाएगा, दैट इज डी बी डैश, ये हो जाएगा एरिया। देयरफॉर ये हमारा डी है, डेप्थ, ठीक है, और अंदर की ओर बी डैश, इसको ये थीटा पे टर्म है, तो ये इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बी डी कॉस थीटा, ठीक है। और बी डी क्या है, ओरिजिनल एरिया ऑफ प्लेन कॉस थीटा, ये आ गया एरिया ऑफ ए बी डैश का। तो देयरफॉर ड्यू टू दिस, अब देखते सबसे पहले कि भाई नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या है। जो नॉर्मल लोड, ये जो लोड आपने लगाया, इस लोड की वजह से दो कंपोनेंट जनरेट हुआ, बिकॉज ये प्लेन अगर एंगल पे टर्न हो गया तो एक पीएन कंपोनेंट बना, एक हमारा पीएस कंपोनेंट बना। तो पीएन कंपोनेंट कितना होगा, ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा पी कॉस थीटा। और जो पी एस है वो कितना हो जाएगा, दैट इज अपोजिट पी साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट हो गया। अब इस दो कंपोनेंट की वजह से दो स्ट्रेस भी डेवलप हो रहे होंगे, कौन कौन से डेवलप हो रहेंगे स्ट्रेस, अगर ये कंपोनेंट अपॉन एरिया कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस। तो सिग्मा एन की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो सबसे पहला काम करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस देखते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस एट प्लेन ए बी, एट प्लेन ए बी डैश पे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो लोड लग रहा है वो और उस प्लेन की एरिया दैट इज ए डैश, विच इज इक्वल टू पी एन। ए डैश की वैल्यू क्या लिख दूं, ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए, एक मिनट इसको थोड़ा ठीक किया जाए, ये पी एन अपॉन ए डैश है, तो पी एन की वैल्यू क्या है, पी कॉस थीटा, तो अपन लिख देते हैं पी कॉस थीटा अपॉन ए डैश की वैल्यू क्या है, ए डैश की वैल्यू है ए अपॉन कॉस थीटा, ए अपॉन कॉस थीटा। देयरफॉर यहाँ से जो नॉर्मल लोड की वैल्यू आ गई आपकी, क्या आ गई, पी अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा। ये निकल गया कि उस प्लेन पे, ए बी प्लेन पे भाई नॉर्मल लोड एक्ट कितना हो रहा है, ए बी डैश प्लेन पे नॉर्मल लोड कितना एक्ट हो रहा है, ये आप कैलकुलेट कर लिए। इसी तरह शियर लोड कितना लग रहा है, जो पी एस की वैल्यू है वो निकाल लें। तो पी एस क्या हो जाएगा, पी एस दैट इज पी, सॉरी, यस सिग्मा एस, एक मिनट कुछ मिस्टेक है क्या, यस ये पी एन नहीं सिग्मा एन, ठीक है, स्ट्रेस निकला है ना, ये निकल गया। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस हमारा निकल गया ए बी डैश प्लेन पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस, ये एकदम अच्छे से रखना, ठीक है। ओके, तो सिग्मा एस शियर स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है, सिग्मा एस क्यों लिख रहे हैं उसको, शियर स्ट्रेस को टाउ से लिखते हैं, तो टाउ जो डेवलप हो रहा है वो क्या डेवलप हो रहा होगा, पी एस अपॉन ए डैश, उस प्लेन पे पी एस की वैल्यू क्या है, पी साइन थीटा अपॉन ए की, ए डैश की वैल्यू ए अपॉन कॉस थीटा, है ना, विच इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना पी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ए। अगर मैं नीचे भी 2 और ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, p अपॉन 2a। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारा हो जाता है साइन 2 थीटा, साइन 2। और p अपॉन एरिया, p अपॉन एरिया किसका फॉर्मूला है, p अपॉन एरिया स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस का फॉर्मूला है इन x डायरेक्शन, है ना। तो अपन लिख सकते हैं कि शियर स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है हमारे बॉडी में वो हो जाए कितना, सिग्मा एक्स अपॉन एरिया साइन 2 थीटा। ये हमारा निकल गया क्या, शियर स्ट्रेस ए बी डैश प्लेन पे। और जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस था ए बी डैश प्लेन पे वो कितना आया था, वो आया था सिग्मा एन इज इक्वल टू, क्या वैल्यू आई थी, उसकी वैल्यू आई थी दैट इज लोड अपॉन एरिया
कॉस स्क्वायर थीटा, और लोड अपॉन एरिया को यहां से भी क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूला आया हमारा। तो गाइस यहाँ से थोड़ा सा ये दिमाग की दही करने वाली चीजें हैं, थोड़ा सा धैर्य रख के समझो। हमने क्या किया, एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे। एक पहले तो हमने एक बार में एक्सियल लोड भी लगाया, बेंडिंग भी लगाया और टॉर्सन भी लगाया। उसकी वजह से तीन स्ट्रेसेस भी डेवलप हो रहा है, एक्सियल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस हम दिखा दिए। बट जो हमने लगाया वो नॉर्मल प्लेन से ना। अगर प्लेन को अगर थीटा पे अगर हम टर्न कर दें और फिर सिर्फ एक्सियल लोड की वजह से ही हमारा नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों डेवलप हो जाता है सिर्फ प्लेन को चेंज करने पे। तो प्लेन को हमने थीटा किया, इस P की वजह से दो कंपोनेंट बना, एक P नॉर्मल जो कि ए बी डैश था उसके नॉर्मल गया, लोड लग रहा है उस पे Pn, और एक उसी पे क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है Ps। Pn क्या है, नॉर्मल लोड ऑफ द प्लेन ए बी डैश, तो इसकी वजह से नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप, नॉर्मल स्ट्रेस आया ए बी डैश प्लेन के लिए। और Ps क्या है, शियर लोड, और Ps की वजह से शियर स्ट्रेस डेवलप हुआ क्रॉस सेक्शन पे। ठीक है, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू आ गई दिस। ठीक है, क्या क्या आ गया, सिग्मा एक्स ए साइन 2 थीटा और सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ ये दोनों इक्वेशन को ध्यान में रखो और अभी देखना एक एक्सपेरिमेंट, अभी मजा आने वाला है आपको, बस बस थोड़ा सा। एक ये दिस इज नंबर 1 और दिस इज 2। क्या है ये, नॉर्मल शियर स्ट्रेस, ओके, और ये क्या है हमारा, सॉरी यार, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस एंड दिस इज शियर स्ट्रेस। ठीक है, अगर गाइस जो अब दोनों में थीटा है, इसमें भी थीटा है, इसमें भी थीटा है, ये थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज प्लेन एंगल। ठीक है, जो प्लेन है उसका एंगल। अगर ये थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, अगर ये दोनों थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो टाउ और सिग्मा एन की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाएगा इस, तो ये जो थीटा 0 है तो कॉस 0 इज इक्वल टू कॉस 0 इज इक्वल टू 1, मतलब थीटा, ये सिग्मा जो है, सिग्मा एन वो आ जाएगा मैक्सिमम। और जो टाउ साइन थीटा की जगह, साइन थीटा की वैल्यू क्या, साइन थीटा और थीटा को 0 पुट करूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ इससे समझ में आता है कि टाउ की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा इस केस में, अगर हम थीटा को 0 पुट करें तो। बट अगर हम थीटा को 45 डिग्री पुट करते हैं, अगर थीटा को, इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, इसको ध्यान सुनना। अगर थीटा को 45 डिग्री पुट करते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे, इसकी वजह से जो टाउ की वैल्यू है वो हो जाएगा, साइन 45 पुट करेंगे तो टाउ की वैल्यू जो आएगा वो मैक्सिमम आ जाएगा। क्लियर है, और एंड दैट, ठीक है, तो ये हमारा आ गया दो रिलेशन। तो इससे क्या समझ में आता है, इस चीज से आपको क्या समझ में आता है कि अगर 45 डिग्री प्लेन पे टाउ की वैल्यू मैक्सिमम आएगी और 0 डिग्री प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम आएगी और शियर जो है वो 0 हो जाएगा नॉर्मल पे। अब समझ में आ रहा है ना, सिर्फ मैंने एक्सियल लोड लगाया, ओके, सिर्फ एक्सियल लोड लगाया। अगर मैं अगर प्लेन पे एक्सियल लोड लगाऊं तो इसकी वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सियल स्ट्रेस ही डेवलप होता है। बट अगर ये प्लेन थीटा एंगल पे हो और फिर जब हम एक्सियल लोड लगाएंगे तो इसकी वजह से इस पे क्या क्या डेवलप हो रहा है, क्योंकि थीटा जीरो मतलब ये थीटा की वैल्यू 0 मतलब प्लेन स्ट्रेट है ना। इन दैट केस टाउ की वैल्यू 0 मतलब देयर विल बी ओनली वन स्ट्रेसेस दैट इज सिग्मा। ठीक है, बट अगर हम थीटा की वैल्यू चेंज करें, कुछ भी चेंज करें, तो यहां से हमको मिलता है क्या, कुछ वैल्यूज। अगर 45 करें तो टाउ की वैल्यू, क्योंकि साइन यहाँ पे 45 रखोगे, 45 इंटू 2 90, और साइन 90 क्या हो जाता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1, इट मीन टाउ की वैल्यू मैक्सिमम। तो थीटा रखने पे टाउ की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिल जाएगी, बट आपका जो सिग्मा एन की वैल्यू वो भी कुछ मिलेगी, बट टाउ की वैल्यू विल बी मैक्सिमम, है ना। तो देख रहे हो, प्लेन को चेंज करने पे लोड वही है, एक्सियल लोड ही हम लगा रहे हैं। शुरू में एक्सियल लोड, अगर प्लेन अगर 0 थीटा 0 पे है प्लेन, तो हमको सिर्फ एक ही स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, सिग्मा एन टाउ 0 दिख रहा है, ये जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। बट थीटा की वैल्यू जैसे मैंने 45 किया तो यहाँ पे हमको शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी आ रही है और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू भी आ रही है, बट एट 45 डिग्री शियर स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम।
तो एक ही लोड लगाने से दो इफेक्ट हमको देखने मिल गया, और दो इफेक्ट कौन कौन से, शियर स्ट्रेस और एक नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, नाउ अब ध्यान देना, इससे हमको एक चीज और क्लियर होता है, इस चीज से हमको एक चीज और क्लियर आता है, जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं, डक्टाइल मटेरियल जो होते हैं वो क्यों फेल होते हैं, और ब्रिटल मटेरियल क्यों फेल होते हैं, ब्रिटल मटेरियल किसकी वजह से फेल होते हैं। ठीक है गाइस, देखो डक्टाइल मटेरियल को अगर क्या होता है, डक्टिलिटी उसको जब खींचोगे, उस पर लोड लगाओगे, दोनों तरफ से अगर लोड लगा तो वो क्या करेगा, तुरंत तो टूटेगा नहीं, पहले वो इलोंगेट होगा, और इलोंगेट होते होते इस तरीके का लास्ट में एक कप शेप बनाएगा दोनों तरफ, और फिर यहाँ से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि एक ही बार में टूट, पहले इसको दोनों तरफ से लोड लगाओगे तो इलोंगेट होगा, इलोंगेट होते 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 लास्ट में एक कप बनेगा और फिर वहां से टूट जाएगा। ये जो कप है फॉर एग्जाम्पल, और ये कप 45 डिग्री पे ही बनता है, 45 डिग्री पे जब ये कप बनता है तब हमारा मटेरियल टूट जाता है उस पॉइंट से। तो थीटा 45 डिग्री पे इन डक्टाइल मटेरियल 45 डिग्री पे क्या चीज होता है, 45 डिग्री पे टाउ की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम। तो क्या समझ में यार, डक्टाइल मटेरियल किसकी वजह से फेल होता है, डक्टाइल मटेरियल शियर स्ट्रेस की वजह से फेल होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, डक्टाइल मटेरियल शियर स्ट्रेस की वजह से फेल होता है, ना कि नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से फेल होता है। बट ब्रिटल मटेरियल की बात करें तो ब्रिटल मटेरियल का मान लो ये हमारा, मैंने एक प्लेन लिया और इस पे लोड लगाया, तो ब्रिटल मटेरियल इलोंगेट नहीं, तुरंत टूट जाता है, मतलब कोई भी थीटा यहाँ पे नहीं बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 है, और थीटा इज इक्वल टू 0 पे जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम आती है। तो क्या समझ में आ रहा है, जो ब्रिटल मटेरियल है वो कब फेल होता है, ब्रिटल मटेरियल किसकी वजह से फेल होता है, ये फेल होता है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से, नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से। और डक्टाइल मटेरियल किसकी वजह से फेल होता है, वो फेल होता है शियर स्ट्रेस की वजह से। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको यहाँ से समझ में आया, और इसको एकदम अच्छी तरीके से गांठ बांध लो माइंड में, बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, नाउ गाइस फॉर एग्जांपल, जो हमारा पॉइंट है, जो मैं बता रहा हूँ, उस पॉइंट पे या जो प्लेन हमारा एंगल एक एक्सियल लोड की वजह से, सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लोड की वजह से अगर प्लेन अगर थीटा पे टर्न है, तो नंबर ऑफ स्ट्रेसेस प्लेन के हर एक पॉइंट पे डेवलप होते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेसेस, shear भी, shear stresses and torsional stresses, नॉर्मल स्ट्रेसेस दोनों डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, ओके, अ पॉइंट सब्जेक्टेड अंडर नॉर्मल एंड शियर लोड बोथ। ठीक है, वन एक पॉइंट है, तो फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉइंट लिया, इस पे हमारा नॉर्मल स्ट्रेस और जो शियर स्ट्रेस है दोनों, नॉर्मल स्ट्रेस हमारा क्या प्लेन के परपेंडिकुलरली लगता है इस तरीके से, मतलब हमारे प्लेन पे, और जो शियर स्ट्रेस है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है ना उस पे लगता है, तो मैंने ये दिखाया। ठीक है, एक चीज गौर करना गाइस, जो शियर स्ट्रेस है ना टाउ एक्स वाई, जनरली दिस इज टाउ एक्स वाई, तो ये क्या है, ये है हमारा टाउ वाई एक्स। ठीक है, ये हमारा टाउ एक्स वाई, तो ये है टाउ वाई एक्स, बट अपन मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा, बताऊंगा आगे रीजन, क्योंकि दोनों ये टाउ एक्स वाई तो ये भी टाउ एक्स वाई है। अगर ये उल्टा डायरेक्शन में होता, ध्यान से देखो, यहाँ से मैंने लाइन लिया, एरो इधर की ओर है, इधर से भी एरो, दो जो कॉम्प्लीमेंट्री, उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस। शुरू में अपन पढ़े थे ना, टाउ एक्स वाई जो होता है, जो अपन अगर भूल गए हो तो अपन जैसे बनाते थे ना 2D के केस में, स्ट्रेस इन 2D के केस में क्या बनाते थे, सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स सिग्मा वाई, इस तरीके का मैट्रिक्स बनाते थे। और क्या कहा था मैंने वहां पे, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस जो होते हैं शियर स्ट्रेसेस, वो आपस में इक्वल होते हैं, मतलब टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, देयरफॉर इन दैट केस 2D केस में दो नॉर्मल स्ट्रेसेस लगते हैं और सिर्फ वन शियर स्ट्रेसेस लगता है, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री वो दोनों तो इक्वल हो गए, है ना। तो यही फंडा है यहाँ पे, ये देखो सेम डायरेक्शन में लग रहा है, सेम डायरेक्शन में, ये चीज ध्यान रखना, आगे इसके बारे में और भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अपन ने जो यहाँ पे जो चीजें पढ़ी थी, यहाँ पे जो ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है। ये टाउ कॉम्प्लीमेंट्री जो था, टाउ एक्स वाई विच इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, ये मैग्नीट्यूड के बारे में कह रहा है, ये मैग्नीट्यूड कह रहा है कि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, मतलब अगर ये 10 न्यूटन मीटर होगा तो ये भी 10 न्यूटन मीटर, ये मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है।
अभी हम जो चीज करने वाले हैं वो हमें डायरेक्शन बताएगा। इन दैट केस जो मैंने बताया कि सिर्फ मैग्नीट्यूड, इन दैट केस जो शियर स्ट्रेस का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इसको मैं बोलूंगा टाउ एक्स वाई, और अपोजिट डायरेक्ट इसको बोलूंगा टाउ वाई एक्स। ठीक है, अभी देखो डायरेक्शन सेम नहीं है, अभी डायरेक्शन सेम नहीं है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि हम पहले ये चीज पढ़ चुके हैं। बट अभी जो चीज हम करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन भी क्या होता है, अपोजिट होता है। दोनों जो होते हैं शेयर वो आपस में अपोजिट होते हैं। तो ये अगर इस डायरेक्शन में है तो इस अपोजिट होने के लिए इसको भी इस डायरेक्शन में होना पड़ेगा। तो इसलिए टाउ वाई एक्स को हम यहाँ पे टाउ एक्स वाई लिखते हैं और दोनों सेम हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम भी चीजें देखेंगे। तो फाइनली गाइस, इसको जब डेरिवेशन करोगे तो जो सिग्मा एन है, जो है ये सिग्मा एन, और दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस, और ये दैट इज टाउ शियर स्ट्रेस, इनका डेरिवेशन करो। ये ट्रायंगल जो है ना ए बी सी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आपका क्या क्या करना रहता है, एक ट्रायंगल बनाना रहता है इस तरीके का, इसको थीटा मार्क करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लग रहा है, सिग्मा एक्स लग रहा है, और यहाँ पे क्या लगेगा, एक सिग्मा एन इधर लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है, टाउ, है ना, टाउ लग रहा है। तो इस और नीचे क्या लग रहा है, सिग्मा वाई लग रहा है। इधर क्या है, टाउ एक्स वाई है, और इधर क्या है, टाउ एक्स वाई है। और दिस इज सिग्मा एन, दिस इज टाउ, और इसका विड्थ मान लेते हैं, इसका थिकनेस जो है वो एक्स और विड्थ को बी मान लेते हैं। सबका क्या निकलेगा, तो लोड क्या हो जाता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। सिग्मा एन की वैल्यू क्या निकलेगी, सिग्मा एन की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा, दैट इज जो सॉरी जो लोड की वैल्यू क्या निकलेगी, सिग्मा एन है, तो लोड पी एन क्या होगा, पी एन इज इक्वल टू सिग्मा एन इंटू इस सरफेस का एरिया। ठीक है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये ए पॉइंट है। एरिया क्या हो जाएगा, ए सी का जो एरिया होगा, ए सी का एरिया लेंथ इंटू जो विड्थ अंदर की ओर होगा एक्स, इस तरीके से सबका। और फिर सबको रिजॉल्व करोगे तो फाइनली जाकर इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे सामने आता है, और आपको ये वाला फॉर्मूला ही याद करना है। तो जब भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए, किसी बॉडी में एक्सियल लोड की वजह से, ठीक है, उस बॉडी में अगर नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्लेन के कारण, थीटा पे प्लेन है इसके कारण, तो उसका जो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के जो फॉर्मूला है दिस, where सिग्मा एक्स, एक्स डायरेक्शन में सिग्मा की वैल्यू, वाई, वाई डायरेक्शन में सिग्मा की वैल्यू। ठीक है, कॉस थीटा क्या है, ये प्लेन इस बी सी से कितना थीटा पे, देखो मैंने एरो इसलिए बनाया है, एरो इसलिए बनाया कि यहाँ से कितना थीटा पे, ठीक है, थीटा की वैल्यू दिस थीटा, टाउ एक्स वाई शियर स्ट्रेस कितना उस पे एक्ट हो रहा है। इस फॉर्मूला, आपको ये दोनों फॉर्मूला चाह कर भी याद करने होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए याद तो करने पड़ेंगे। डेरिवेशन में आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है, अभी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, कभी कभी गाइस क्या होता है, बोल देता है क्या, हमको जो शेयर फाइंड करना है वो कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड करके बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा एन डैश से हम दिखाएंगे, नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा एन और कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा एन डैश। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेस, कुछ नहीं, जो थीटा की जो वैल्यू होगी ना वो 90 प्लस थीटा होगी। मतलब देखिए इस मतलब आपको जो जो प्लेन अभी यहाँ पे दिया था, जो प्लेन यहाँ पे था वो प्लेन मान लीजिए कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से दिया है, तो प्लेन इसकी वजह से, और ये तो लग ही रहा है आपका सिग्मा एक्स इधर, ये सिग्मा वाई इधर, ठीक है, दिस इज सिग्मा एक्स, दिस इज सिग्मा वाई, और ये टाउ, ये तो लग ही रहा है। तो बस प्लेन का चेंज कर दिया, प्लेन यहाँ कर दिया, तो यहाँ पे सिग्मा एन बनेगा और दिस इज टाउ। तो बताइए क्या होगा, तो पहली बात ये यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो फॉर्मूला आपने बनाया है ना, ये जो फॉर्मूला, उसकी थीटा की वैल्यू बस आपको चेंज करनी है, क्योंकि प्लेन पहले यहाँ पे था तो आप थीटा रखे हो, तो प्लेन इस बार यहाँ बन गया। ठीक है, इस तरीके से प्लेन बन गया। फिर क्या करोगे, तो प्लेन का ये जो प्लेन दिया होगा इससे एंगल दिया होगा थीटा, आपको बताया होगा कितना एंगल है, तो बताइए, तो आपको बस एक फ्रेम, यहाँ ये फ्रेम आप पहले भी माने थे, यहीं से आपको एंगल लेना है उस प्लेन का, तो कितना, यहाँ से यहाँ 90 और ये थीटा, 90 प्लस थीटा, तो कुछ नहीं, अगला जो एन डैश की जो वैल्यू आएगी कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, जो पीछे फॉर्मूला था, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू क्या था, कॉस था, कॉस टू थीटा था, थीटा की जगह पे 90 प्लस थीटा पुट करोगे तो आ जाएगा कॉस 90 इंटू टू 180
प्लस 2 थीटा, और उसके बाद था टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ये आ जाता साइन 180 प्लस 2 थीटा, है ना, ये आ गया हमारा। और अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप सिग्मा कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेस को और जो हमारा शेयर नॉर्मल स्ट्रेस जो था, दोनों को अगर दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो दोनों में एक रिलेशन बनता है। क्या रिलेशन बनता है? अगर आप नॉर्मल शेयर स्ट्रेस को और कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस को अगर आप क्या करते हो, प्लस करते हो, तो इसकी जो वैल्यू आती है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के बराबर आती है। ठीक है, इस फॉर्मूले को और दोनों फॉर्मूले को जब प्लस करोगे तो जो हमारा इसका मतलब x और y के इक्वल आती है, जो ये स्ट्रेसेस जो आ रहे हैं x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में उसके बराबर हमारा हो जाता है। तो क्या समझ में आ रहा है कि नॉर्मल स्ट्रेस और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस के बीच में क्या रिलेशन है? नॉर्मल, द समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस, दैट इज जो भी नॉर्मल स्ट्रेस का थीटा था उसमें 90 प्लस कर दो तो उससे आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस मिल जाता है, और दोनों का समेशन जो होता है वो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के बराबर निकलता है। ठीक है, नाउ सेम केस में अगर मैं टाउ के केस में बोलूं, शियर के केस में बोलूं, शियर स्ट्रेस के केस में, इसका मान लो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी, तो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस को मैं टाउ डैश से दिखाऊंगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का मतलब जो पहले आपने थीटा लिया था, इस बार क्या करो, उसी थीटा में 90 को प्लस कर दो तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। तो टाउ डैश का जो फॉर्मूला आएगा क्या आएगा, सिग्मा, ओके, इसका जो फॉर्मूला आएगा क्या आएगा, अच्छा अपन ने कुछ फॉर्मूले में गलती किया है क्या, यस, यहाँ पे माइनस साइन छूट गया, माइनस साइन रखना जरूरी, ठीक है। उससे जो फॉर्मूला आएगा क्या आएगा, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 90 तो 180 प्लस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 180 प्लस 2 थीटा, है ना। और उन दोनों का जब आप समेशन ध्यान देखोगे तो शियर स्ट्रेस प्लस कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस को जब दोनों फॉर्मूले को प्लस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। चाहो तो देख लो दोनों फॉर्मूले को अच्छे, दिस फॉर्मूला और जो आया है दिस फॉर्मूला प्लस करोगे तो आ जाएगी दोनों की वैल्यू 0। तो यहाँ से कुछ हमारा स्टार पॉइंट बन के आता है, कुछ स्टार पॉइंट्स आता है। क्या आता है, दो स्टार पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टू शियर स्ट्रेसेस, ठीक है, समेशन ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेसेस, समेशन ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेस is equal to sigma x plus sigma y, and the summation of two complementary shear stresses, the value will be 0। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है, यहां से इस चीज को देखो, और टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टाउ डैश। तो क्या समझ में आ रहा है कि जो टाउ पहले था, जो टाउ एक्स वाई था, वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई के, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट्री के। तो अब समझ में आया डायरेक्शन, ये डायरेक्शन जनरली क्या कैसा होना चाहिए था, जनरली हमारा जो टाउ का डायरेक्शन होता है किसी भी बॉडी पे, तो अगर आप इसको इस तरीके से लिख रहे हो टाउ एक्स वाई, तो आपको लिखना होगा इसको टाउ वाई एक्स। बट अभी आपने देखा कि टाउ एक्स वाई जो है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब टाउ वाई एक्स आपस में क्या है, निगेटिव, मतलब अपोजिट साइन के हैं, इसलिए ये चीज यहाँ हो जाता है और टाउ एक्स वाई इस तरीके से बन जाता है बॉडी में डायरेक्शन। तो हमेशा जो शियर स्ट्रेस आपस में अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, ठीक है, ये चीज माइंड में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइस, अब अगला टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन, ठीक है। सो प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन, इसको और भी दो चार नाम से जानते हैं, इसको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है गाइस, पूरे सिस्टम में जब आप एक्सियल लोड लगाते हो तो एक ऐसा प्लेन होता है जहां पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होती है, एंड at that plane the value of shear stress will be 0। ओके, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस मतलब सिग्मा एन की वैल्यू मैक्सिमम होती है और मिनिमम होती है। तो सिग्मा एन की वैल्यू या तो मैक्सिमम आएगी जिसको हम सिग्मा 1 से दिखाएंगे,
दो वैल्यू आती है, और एक आती है सिग्मा 2 दैट इज मिनिमम वैल्यू आती है, और इन दैट प्लेस जो शियर की वैल्यू होती है वो निकलती है 0। ऐसे प्लेन को हम कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन, या प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन, या इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन, ये सब चीजें कहते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में, अगर नहीं पूछे प्रिंसिपल की बात ना करें, इन दैट केस नॉर्मल और शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, आप ये दोनों फॉर्मूले से डायरेक्ट निकालोगे और आपको कोई लेना देना नहीं। बट अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि भाई प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या आएंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या आएगा, तो आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों निकालने हैं, क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन पे सिग्मा 1 मैक्सिमम होता है और सिग्मा 2 मिनिमम, और एट प्रिंसिपल प्लेन पे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों होते हैं, टाउ की वैल्यू 0 होती है। अगर आपसे मैक्सिमम स्ट्रेस मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस बोला कैलकुलेट करने के लिए, तब आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। अगर आपसे क्वेश्चन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोले, तब आप फिर टाउ मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कैलकुलेट करोगे। ठीक है, शियर के केस में आपका क्या आता है, एक टाउ मैक्स की आप वैल्यू निकालनी होती है और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री निकालनी पड़ती है। ये 4 स्पेशल टाइप के प्लेन होते हैं जिनको हम प्रिंसिपल प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जनरली करते हैं क्या गाइस, प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन को मैंने जैसे कहा कि इसको अपन मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन भी कहते हैं, इसका एक ये भी नाम है ना, ये भी नाम है। तो इसके लिए क्या करना है कि ये जो हमारा सिग्मा एन है, इसको क्या करो, इस सिग्मा एन को आपको करना है डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इसको डिफरेंशिएट कर दो। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपकी जो वैल्यू इसकी हेल्प से आपकी टाउ की वैल्यू आ जाती है 0। ठीक है, और इस टाउ की वैल्यू जब 0 आएगी तब आप इसको पुट कर दो इस इक्वेशन 2 में, तो इससे आपका एक फॉर्मूला आता है, इट इज tan 2 थीटा व्हिच इज इक्वल टू 2 टाउ xy अपॉन सिग्मा x माइनस सिग्मा y, ये आता है फॉर्मूला। ठीक है, ये जनरली प्लेन, ये जो प्रिंसिपल प्लेन है उस प्लेन का बताता है कि भाई वो प्लेन बना कहाँ है पूरे बॉडी में। अगर यहाँ से अगर देखोगे, अगर टाउ आपको शियर स्ट्रेस की वैल्यू पता है, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू पता है, उसको इस तरीके से पुट करके यहाँ से थीटा की जब वैल्यू निकालोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई वो प्रिंसिपल प्लेन कहाँ पे बना हुआ है, कितने थीटा डिग्री पे आपका ये स्पेशल टाइप का प्लेन है जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस दिखता है और टाउ की वैल्यू 0 होती है। आपको यहाँ से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लिख के यहाँ पे गायब कर दी, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिनिमम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं मिनिमम क्यों बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया होगा अभी। मिनिमम मैक्सिमम होता है ये तो ठीक है, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हमें ऑप्टिमम वैल्यू दैट इज मैक्सिमम वैल्यू आएगा। बट क्या मिनिमम भी होता है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता करने के लिए क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल एक्स थीटा सिग्मा एक्स की वैल्यू आप ले लीजिए 100 और सिग्मा वाई की वैल्यू ले लीजिए आप 50 और टाउ एक्स वाई की वैल्यू है मान लीजिए 25, और इसको इस सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कीजिए तो जो थीटा की वैल्यू आएगी गाइस, ठीक है, जनरली tan 2 थीटा की जो वैल्यू आएगी इन सारे को पुट करने पे 1 आएगा। और tan थीटा की वैल्यू 1 दो जगह पे आता है, एक tan 45 पे आता है और एक आता है tan 180 दैट इज 225 पे आता है। तो दो वैल्यू यहाँ से मिल रहा है थीटा का हमें दो वैल्यू मिल रहा है 1 और 2। ठीक है, एक होगा इसमें से मैक्सिमम, एक होगा मिनिमम। तो अब समझ में आया जो हमारा प्रिंसिपल प्लेन जो बन रहा है थीटा, वो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से प्रिंसिपल प्लेन कहाँ बन रहा है वो निकाल सकते हैं। और उस प्लेन पे थीटा की दो वैल्यू आएगी, ठीक है, एक tan 45 या tan 25, दो वैल्यू आनी ही आनी है। ठीक है, हर प्लेन पे थीटा की दो वैल्यू आएगी, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। तो वो प्लेन पे थीटा की दो वैल्यू आ रही है मतलब, और वो किस पे डायरेक्ट निर्भर करता है, थीटा हमारा नॉर्मल पे, जिसकी वजह से क्योंकि ये तो हो गया 0 उस प्लेन पे, तो यही इसी की वैल्यू बस बचती है। इसकी हेल्प से हमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये मैक्सिमम और मिनिमम लिखा। द प्लेन एट विच नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम और मिनिमम इट इज नोन एज प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन। क्लियर हो गया? तो जिसको हम लोग थीटा 1 2 में से जैसे थीटा 1 को हम कहते हैं, थीटा 1 को हम यहाँ पे कहते हैं
फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है, और थीटा 2 को बोलते हैं हम लोग सेकंड प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है, जहां पे वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम देखने को मिलती है। क्या है, इसको थोड़ा बहुत और एक ट्रायंगल की हेल्प से डेरिवेशन करो, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो इस फॉर्मूले के साथ क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के साथ अपन कर सकते हैं कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई बाई 2, और इसको अगर मैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल पे ड्रॉ करूं, मतलब जैसे ये थीटा पे है ना, ये प्लेन मान लीजिए है, और इसकी वैल्यू टाउ एक्स वाई और ये है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ये वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर रिजल्टेंट प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, यही आएगा। और इसकी वजह से इसकी हेल्प से आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू नहीं, साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो इसके हेल्प से आपको थीटा 1 सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू निकलती है, दैट इज सिग्मा 1 2 मतलब सिग्मा मिनिमम और सिग्मा मैक्सिमम, और इसका जो फॉर्मूला आता है दैट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ओके, प्लस साइन किसके लिए, मैक्सिमम के लिए, माइनस साइन है किसके लिए, मिनिमम के लिए। ये लीजिए प्रिंसिपल प्लेन पे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना होता है, उसका ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपसे प्रिंसिपल की वैल्यू पूछेगा तो मैक्सिमम नॉर्मल की वैल्यू पूछेगा तो आप यही फॉर्मूला लगा के निकालोगे, ठीक है। और कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम मिनिमम ना लिख के आपको लिख देगा कि भाई मेजर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू बताओ, मेजर नॉर्मल स्ट्रेस का या माइनर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आपसे पूछ देगा। ये कुछ नहीं है गाइस, अगर मेजर नॉर्मल स्ट्रेस बोला तो जो भी हमारा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में से किसी का वैल्यू भी, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी ना, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में से जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वही होगा मेजर नॉर्मल स्ट्रेस। और माइनर नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, मिनिमम ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की आप वैल्यू निकालना, सिग्मा 1 प्लस साइन लगा के और सिग्मा 2 माइनस साइन लगाकर, और उन दोनों में जिसकी कम वैल्यू होगी वो हो जाएगा आपका माइनर नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारा क्या निकल गया, क्या किया हमने, कैसे निकाला प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकाला, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हमने कैसे निकाला, प्लेन पे मैंने सिग्मा एन जो फॉर्मूला लिखा पहले वाला, सिग्मा एन और टाउ का, सिग्मा एन को डिफरेंशिएट किया, टाउ की वैल्यू 0 आ गई, उसको मैंने इस इक्वेशन में पुट किया, उसकी हेल्प से हमें ये वैल्यू आता है, इसमें थीटा का टर्म इंक्लूड है, थीटा मतलब, और सारी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो हमें प्लेन प्रिंसिपल प्लेन की वैल्यू मिल जाएगी, जहां पे हमें थीटा 1 और थीटा 2 की दो वैल्यू मिलती है, थीटा 1 और थीटा 2 की दो वैल्यू मिल रही है, मतलब आपको दो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मिल रही है, एक मैक्सिमम होगा एक मिनिमम होगा, ठीक है ना। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं अगला चीज, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन क्या होता है, ओके ओके, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन कहाँ होता है, द प्लेन क्या होता है, द प्लेन एट विच शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम इज नोन एज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, ठीक है। इसका इसमें भी क्या करते हैं, वही गाइस इसमें भी ऐसे ही करते हैं, इसमें लेकिन क्या करेंगे, जो मैक्सिमम है उसकी वैल्यू, जो हमारा फॉर्मूला लिखा था ना ये पीछे अभी जस्ट जो फॉर्मूला, ये टाउ का जो फॉर्मूला निकला था, इस टाउ को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, इस टाउ को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, और उससे जो वैल्यू आएगी तो वहां पे आपको एक अलग ही वैल्यू देखने को मिलता है। तो ओके, एक चीज और छूट रहा है, मैं आपको यहाँ बता दूं क्या छूट रहा है, जैसे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू आ गई, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लस मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस को अगर आप प्लस करते हो तो इससे इसका जो आता है वैल्यू वो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के बराबर आता है, ठीक है। और जब इनको आप माइनस करते हो तो आपका जो फॉर्मूला बनकर आता है कुछ इस तरीके का, दैट इज रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई, ये आता है। इस इक्वेशन को याद रखना एकदम अच्छी तरीके से, प्लस करते हो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के
बराबर उसकी वैल्यू आती है और दोनों को माइनस करते हो तो ये फॉर्मूला हमारा आता है, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन को मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड करने के लिए शियर स्ट्रेस को मैक्सिमम करना है तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और जो भी वैल्यू आएगा तो उसको आपको एक चीज देखने को मिलेगा वहां पे, ठीक है। और उसकी हेल्प से जो टाउ मैक्स की जो वैल्यू आती है, टाउ मैक्स मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू आती है तो वो आ जाएगी आपकी वही क्या, दैट इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई। और ये किसके बराबर होता है, अभी हमने देखा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2। डेरिवेशन करोगे तो आपका ये फॉर्मूला आएगा, टाउ मैक्स की वैल्यू ये आती है और ये वैल्यू अभी हमने किसका दिखाया, नॉर्मल स्ट्रेस के दोनों को माइनस करके डिवाइड 2 कर दूंगा उसके बराबर हो जाता है। ये फॉर्मूला है किसके लिए गाइस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन का। तो अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए बोला तो आपके पास ये नॉर्मल स्ट्रेस का ये वाला फॉर्मूला है ही, ये फॉर्मूला का यूज करोगे, ठीक है। अगर शियर स्ट्रेस बोला तो आप ये कैलकुलेट फॉर्मूला। अब जैसे प्रिंसिपल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकाल रहे थे, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के दौरान हमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 आई थी, उसके बाद हमें मैक्सिमम की दो वैल्यू आई, मैक्सिमम नॉर्मल की दो वैल्यू आई, थीटा 1 और थीटा 2 पे, थीटा 1 और थीटा 2 पे दो वैल्यू आई, दैट इज मैक्सिमम शियर मैक्सिमम स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस। वैसे ही जब हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। ये फॉर्मूला किसका है, शियर स्ट्रेस का। बट शियर स्ट्रेस निकाल मैक्सिमम की वैल्यू निकालने के दौरान हमें एक नॉर्मल स्ट्रेस भी मिलता है जिसको हम स्पेशल स्टार लगा के लिखते हैं, जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है। तो जैसे हम इसको निकालने टाइम इसको डेरिवेशन पुट किए थे, इसके हेल्प से डिफरेंशिएट किए तो टाउ 0 आया, टाउ 0 यहाँ पुट किए तो ये थीटा की वैल्यू आई थी। सेम टू सेम यहाँ भी tan 2 थीटा की वैल्यू आती है दिस, और इसको हम कहते हैं इसके जो थीटा, इसकी भी थीटा के दो वैल्यू आएंगे, दैट इज थीटा 3 और थीटा 4, जिसको बाद में जाकर हम इस तरीके के डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। कैसा का डायग्राम देखिए, जैसे मैंने ये पॉइंट सी, ये सी वही रहेगा, ठीक है। तो इस पे अपन एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, मैंने ये एक प्लेन ड्रॉ किया थीटा 1 पे, ठीक है। मतलब तो थीटा 1 प्लेन पे सिग्मा 1 मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और टाउ की वैल्यू 0 मिलेगी इसी प्लेन से। अब ठीक है, एक हमें और प्लेन होगा सिग्मा 2 मिलेगा, टाउ इक्वल टू 0 कहाँ से, थीटा 2, इसी प्लेन से थीटा 2 तक, थीटा 2 का जो प्लेन है इस पे। एक और हमें प्लेन यहाँ पे मिलेगा थीटा 3 पे, जिसमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी और सिग्मा एन स्टार मिलता है हमें, ठीक है। और टाउ मैक्स शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम, एक और हमको प्लेन मिलता है। ये कुछ चार स्पेशल प्लेन है, टाउ मैक्स की वैल्यू रहेगी, टाउ मैक्सिमम रहेगा और सिग्मा एन स्टार रहेगा कितना, थीटा थीटा 4 पे, ठीक है। तो ये हमें स्पेशल चार प्लेन मिले हैं जहां पे, जिसको इस प्लेन्स को हम लोग प्रिंसिपल प्लेन्स कहते हैं, जहां पे हमें मैक्सिमम नॉर्मल, मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस मिलता है जब तो टाउ की वैल्यू 0 होती है, और टाउ जब मैक्सिमम मिलता है तो नॉर्मल की वैल्यू नॉर्म 0 नहीं होती है बट एक सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 होती है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ फेलियर। जनरली जो थ्योरीज ऑफ फेलियर है गाइस वो हम पढ़ेंगे मशीन डिजाइन, मशीन डिजाइन की जब हम चीजें पढ़ेंगे ना वहां पे हमको ज्यादा जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे जस्ट एक बेसिक बेसिक चीजें हम देख लेते हैं ताकि जूनियर इंजीनियरिंग का अगर सोम से रिलेटेड जो थ्योरी ऑफ फेलियर के क्वेश्चंस आते हैं बहुत आसान आते हैं, उस क्वेश्चंस को हम कर सकें। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो देखिएगा जो चीजें मैं आपको अभी थ्योरी ऑफ फेलियर में पढ़ा रहा हूँ उसी से क्वेश्चन जनरली बनते हैं। जब हम मशीन डिजाइन स्टार्ट करेंगे पढ़ना तब हम उसमें एक बार और थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़ेंगे और काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा डेफिनेशन और क्या मतलब किसने बनाया ये सब चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस थ्योरीज ऑफ फेलियर देख रहे हैं हम। थ्योरीज ऑफ फेलियर में 5 तरीके का थ्योरी ऑफ फेलियर जनरली हम देखते हैं। सबसे पहला जो होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। अभी हमने मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस देखा क्या होता है उसी प्लेन पे। अब अलग ये सब ये जो थ्योरी है देखिए गाइस यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। सो ये मशीन डिजाइन का पार्ट है, जनरली थ्योरी ऑफ मशीन मशीन डिजाइन का पार्ट है।
तो सोम से पूरा सोम आप 4 घंटे 5 घंटे का सोम आप पढ़ोगे और पूरा सोम से सिर्फ 2 वैल्यू लेकर जाओगे आगे फ्यूचर के लिए, फ्यूचर सब्जेक्ट्स के लिए। जी हाँ, मान लीजिए आप 5th सेमेस्टर में सोम अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो 6th सेमेस्टर में अगर आपका मशीन डिजाइन है तो आप सोम से अगले सेमेस्टर में ये 6 महीने का जो मेहनत किया है सिर्फ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जो वैल्यू है वो लेकर जाओगे। वही सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की 2D के केस में और 3D के केस में सिग्मा 3 भी आ जाएगा, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन का। ये 3 चीज जनरली आप लेकर जाओगे। सिग्मा 1 2 की वैल्यू हम ऑलरेडी सिग्मा 1 2 की वैल्यू ऑलरेडी मैक्सिमम मिनिमम का बता चुके हैं, है ना। इतना लेकर आपको आगे चलना है और मशीन डिजाइन पढ़ना है, ठीक है। सो थ्योरीज ऑफ फेलियर में 5 तरीके का है। पहला जो है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जिसको हम रैंकाइन थ्योरी भी कहते हैं। याद रखना, क्वेश्चन बनता है कि रैंकाइन थ्योरी किसको कहते हैं, सेंट वेंटेंस थ्योरी किसको कहते हैं, हेल्स थ्योरी किसको कहते हैं, ये सब क्वेश्चन बनता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, गेस्ट एंड ट्रेसाक थ्योरी, इन्होंने इसका डिस्कवर किया था इसलिए इनके नाम पे बनता है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, सेंट वेंटस थ्योरी के नाम पे। टोटल स्ट्रेन और डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं इसको, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी या डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, हेज थ्योरी भी कहा जाता है। और लास्ट है वॉन मिसेस थ्योरी, जिसको हम मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी कहते हैं। ये 5 आपको ध्यान में रखना है। जो रैंकाइन थ्योरी है गाइस, ये बहुत अच्छा, ये थ्योरी सबसे बेस्ट किसके लिए है, ब्रिटल्स मटेरियल के लिए। ब्रिटल मटेरियल के लिए सबसे बेस्ट थ्योरी इसको माना जाता है। और बाकी के जो 4 है ना, ये डक्टाइल मटेरियल पे काम करते हैं, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल पे काम करते हैं। और अगर कोई पूछे सबसे बेस्ट डक्टाइल मटेरियल के लिए किन्होंने थ्योरी दिया था, तो आप कहना वॉन मिसेस ने बेस्ट डक्टाइल मटेरियल का थ्योरी इन्होंने दिया था, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। तो देखो, जो आपने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू जो सोम में अभी आपने सीखा है, तो जब आप डिजाइन करने जाओगे ना किसी बॉडी पार्ट का, तो सिग्मा 1 जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा क्या होता है, कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किसके, उस मटेरियल की स्ट्रेंथ के, जो उसकी है उसकी यील्ड जो है स्ट्रेंथ है उसके, और उसमें कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम रखते हैं, क्योंकि जो भी मटेरियल की खुद की कुछ स्ट्रेंथ होगी जिसको वाइट से दिखा रहे हैं, और उसमें हम कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी मानते हैं, ठीक है। उससे अगर आपका जो उसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है उसका बॉडी में, अगर इस वैल्यू से कम है तो मटेरियल आपका सेफ है, मतलब वो चलेगा। जब भी आप कोई बॉडी या कोई भी मशीन डिजाइन पार्ट डिजाइन करते हो, तो पहले जो भी मटेरियल यूज करते हो ना, उस मटेरियल का आप क्या करते हो, उसकी स्ट्रेंथ देखते हो और उस स्ट्रेंथ में अपने हिसाब से कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिवाइड करते हो, और उससे जो भी वैल्यू आती है आप वो वैल्यू उसको स्टैंडर्ड रखते हो, और उसके हेल्प से अब उस मटेरियल से जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे, जिस भी क्रॉस सेक्शन का बनाओगे, उसमें जो स्ट्रेस मैक्सिमम जो स्ट्रेस इंड्यूस होना चाहिए वो हमारे इससे कम या इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आपका मटेरियल फेल हो जाएगा, ओके। तो सबसे पहले मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी देखते हैं, जिनको किसने दिया था, रैंकाइन ने दिया था। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस देखेंगे, इसके बाद मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देखेंगे, प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस। तो पहले मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी देख लेते हैं, जिसको हम रैंकाइन थ्योरी भी कहते हैं, जिसको हम रैंकाइन थ्योरी भी कहते हैं। और ये ब्रिटल मटेरियल के लिए सबसे बेस्ट थ्योरी माना जाता है, ठीक है। और ये जो बना है इसका क्लोज्ड लूप, मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में। सो अकॉर्डिंग टू MPST, दैट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, और स्ट्रेस थ्योरी जो है, स्ट्रेस की बात कर रहे हैं ना गाइस, तो अपन ब्रिटल मटेरियल में एक चीज पढ़े थे, थोड़ा सा अपन रिवाइंड करते हैं। ब्रिटल मटेरियल की हमने क्या पढ़ा था, ब्रिटल मटेरियल के लिए हमने क्या पढ़ा था, अपन चलते हैं जल्दी से, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ब्रिटल मटेरियल के लिए, कहाँ पढ़ा थे हम लोग ब्रिटल मटेरियल, ये रहा। ब्रिटल मटेरियल के लिए हमने क्या पढ़ा था, ब्रिटल मटेरियल का क्यों फेल होता है, ये फेल होता है बिकॉज ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस के कारण फेल होता है। और डक्टाइल मटेरियल क्यों फेल होता है, शियर स्ट्रेस की वजह से फेल होता है ना। तो अपन यहाँ पे जो चीजें पढ़ रहे हैं, तो ब्रिटल मटेरियल के लिए, और ब्रिटल मटेरियल क्यों फेल होता है, बिकॉज नॉर्मल स्ट्रेस के कारण फेल होता है, नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से ब्रिटल मटेरियल फेल होता है। तो रैंकाइन ने एक थ्योरी बनाया जिसकी वजह से अगर आपका मटेरियल ब्रिटल है, ठीक है,
तो आप उसको सेफली रख सकते हो। ठीक है, तो कंडीशन क्या है और क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एमपीएसटी फेलियर अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू दैट ऑफ यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। ठीक है, या इससे ज्यादा चला जाता है इन दैट केस। कंडीशन फॉर फेलियर, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की जो वैल्यू है दैट इज सिग्मा, या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहा जाए। यस, सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से तो फेल होता है, बट कौन सा नॉर्मल स्ट्रेस? दो तरीके के नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं, एक मैक्सिमम होता है, एक मिनिमम। मैक्सिमम के कारण ही फेल हो रहा होगा, और मैक्सिमम को क्या कहते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो सिग्मा मैक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा अगर वो फेल कब होगा मटेरियल, जब सिग्मा मैक्स की वैल्यू आपके फेलियर स्ट्रेसेस उसकी मटेरियल की स्ट्रेंथ से ज्यादा होगी, तब आपका मटेरियल फेल हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी कहता है कि आपका जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है दैट इज सिग्मा मैक्स की वैल्यू, अगर वो इक्वल हो जा रहा है या उससे ज्यादा है, किसके एस वाई टी से, तो मटेरियल क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो फेलियर का ये कंडीशन है, सिग्मा मैक्स की वैल्यू अगर फेलियर स्ट्रेंथ से ज्यादा है तो फेल हो जाएगा। नाउ सेफ डिजाइन के लिए क्या होना चाहिए, सेफ डिजाइन के लिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है दैट इज सिग्मा, उसकी वैल्यू कम या बराबर होनी चाहिए किसके, प्रिंसिपल स्ट्रेस से। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस से बराबर होना चाहिए। वेयरएज द प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू फेलियर स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू फेलियर स्ट्रेस दैट इज एस वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो दिस फॉर्मूला हमारा फाइनली बनकर आता है। तो सिग्मा की जो वैल्यू होना चाहिए, सिग्मा मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो आपका फेलियर स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी से कम होना चाहिए, और फेलियर स्ट्रेस को हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी कहते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। दिस थ्योरी इज सुटेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल अंडर ऑल लोडिंग कंडीशन, बाई एक्सियल लोडिंग हो, ट्राई एक्सियल लोडिंग हो, हर केस में ये इक्वेशन सुटेबल है। This theory is not suitable for ductile material because ductile material are weak in shear. Okay, ductile material are weak in shear. Shear failure के कारण ductile material टूटता है। ठीक है, This theory can be suitable for ductile material when state of stress condition। देखिए, अब ये जो थ्योरी रैंकाइन ने दिया था, तो रैंकाइन ने जो थ्योरी दिया था ये ब्रिटल मटेरियल के हर टाइप के मटेरियल पे काम करता है, बट डक्टाइल के केस में ये काम नहीं करता है। बट कुछ डक्टाइल मटेरियल पे ये काम करता है, अगर उस पे आप स्पेशल टाइप का लोड एक्ट करें तो ये काम करता है। ठीक है, अपन आगे देखेंगे। यूनिएक्सियल लोडिंग मतलब एक ही डायरेक्शन में लोड लगना। फॉर यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस टाउ मैक्स की वैल्यू हो जाती है सिग्मा बाई 2। ठीक है, एंड फॉर बाई एक्सियल के केस में टाउ मैक्स की वैल्यू हो जाएगी ओके सिग्मा, यूनिएक्सियल के टर्म में सिग्मा और सिग्मा बाई 2 बाई एक्सियल के टर्म में। एंड इन अंडर हाइड्रोस्टैटिक स्टेट कंडीशन शियर स्ट्रेस इन ऑल द प्लेन इज 0। ठीक है, ये तीन चीज आप थोड़ा सा माइंड में रखना। ओके, अगला देखते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है डक्टाइल के बारे में कहता है। ठीक है, और इनको किसने डेवलप किया, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को किसने बनाया, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को गेस्ट और ट्रेसाक ने जनरली बनाया। तो ट्रेसाक थ्योरी कौन सी थ्योरी होती है, शियर स्ट्रेस थ्योरी होती है। ठीक है, ट्रेसाक ने बनाया जनरली, इस नाम को याद रखना आप, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रेसाक्स ने ये थ्योरी डेवलप किया था। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेलियर अकर्स व्हेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स की वैल्यू रीचेस द यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ से अगर ऊपर चला जाता है तब। तो टाउ मैक्स की वैल्यू, तो सेफ कंडीशन क्या होना चाहिए, टाउ मैक्स की जो वैल्यू है वो आपकी किस स्ट्रेस से, फेलियर स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी से कम होनी चाहिए, या इक्वल होनी चाहिए किसके, फेलियर स्ट्रेस अपॉन 2n के। ठीक है, आप ये चीज ध्यान में रखना। ना फॉर ट्राई एक्सियल लोडिंग की बात किया जाए, तीनों डायरेक्शन ट्राई एक्सियल लोडिंग के केस में मैक्सिमम के लिए क्या बनता है, टाउ मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीछे हमने देखे थे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2, या सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2, या सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 विच इज लेस देन और इक्वल टू सिग्मा एस वाई टी अपॉन 2n फॉर ट्राई एक्सियल। फॉर बाई एक्सियल में क्या होगा, जो सिग्मा 1 की सिग्मा 1 होगा, सिग्मा 2 की वैल्यू होगी, और सिग्मा 3 जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे सिग्मा 3 0 हो जाएगा, तो क्या ये
सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2, सिग्मा 2 अपॉन 2 और सिग्मा 1 अपॉन 2 इज लेस देन और इक्वल टू दिस. ओके, ये and this theory is well suitable for ductile material, just as suitable not for wood. And MST, that is maximum shear stress theory and maximum principal stress theory will give same result for ductile material. ठीक है, ध्यान से देखोगे तो दोनों सेम रिजल्ट देते हैं. यही रिजल्ट दिया था ना, सिग्मा इज इक्वल टू एस वाई अपॉन दिस, है ना, अंडर यूनिएक्सियल स्टेट फॉर स्ट्रेस. Therefore, MSST is not suitable for hydrostatic loading. तो हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के केस में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है वो काम नहीं करता. अच्छा, ये क्या है ग्राफ लिख रहा है, ये ग्राफ क्या है, इसको हम लोग गाइस फेलियर एनवेलप कहते हैं. फेलियर एनवेलप कहते हैं. ठीक है, क्या होता है, ये जो ग्राफ बना है इस ग्राफ के अंदर तक की जो भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है इस ग्राफ के अंदर अगर है वैल्यू तो फेल है, और इस लाइन से, इस सीमा से, इस बाउंड्री से बाहर प्रॉपर्टी आपकी गई किसी मटेरियल की तो मटेरियल हो जाता है फेल. ठीक है, अपन इस सबको किस तरीके से बनना है आगे मशीन डिजाइन में अच्छे से डिस्कस करेंगे. वैसे ही हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का जो ये हमारा बनता है वो हमारे स्क्वायर में बनता है, और इसको हम लोग कहते हैं, इसका जो एनवेलप बनता है इस एनवेलप को हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल फेलियर एनवेलप. और ये कहाँ बनता है, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में बनता है, जिसको ट्रेसाक ने डेवलप किया था, किसके लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए. ठीक है, आगे देखते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, और इसको किसने बनाया था, वेनेंट्स थ्योरी. सेंट वेनेंट्स ने बनाया था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी को. और क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेलियर अकर्स व्हेन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रीचेस स्ट्रेन एट which yield occurs in simple tension. ड्यूरिंग टेंशन के कारण जो स्ट्रेन एक्ट होगा उससे इसकी वैल्यू, स्ट्रेन की वैल्यू कम होनी चाहिए. ठीक है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेन की, अभी स्ट्रेस पड़ रहा था अब स्ट्रेन में आ गए, तो इसलिए हम E1 इज लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए सिग्मा YT अपॉन EN, वेयर E इज द यंग्स मॉडुलस, N इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी. ओके, और अगर आप स्ट्रेन याद होगा जब हम स्ट्रेन एनर्जी पढ़ रहे थे चैप्टर 1 एक्सियल लोडिंग में, तो हमारा E का 1 का वैल्यू, E2 का वैल्यू, E3 का 3 डायरेक्शन में आया था ना, 1 अपॉन E, इस तरीके से सिग्मा 1 प्लस म्यू, सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, इस तरीके की वैल्यू आई थी ना. उसी तरीके से तो आप इसमें देखोगे E1 की वैल्यू अगर तीनों डायरेक्शन को देखा, एक डायरेक्शन में देखा जाए E1 के डायरेक्शन में, ठीक है, तो 1 अपॉन E सिग्मा 1 माइनस, दिस इज नॉट प्लस, माइनस दिस लेस देन एंड इक्वल टू दिस. एंड फॉर बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, बाईएक्सियल में सिग्मा 3 की वैल्यू हो जाती है 0, सिग्मा 3 हो जाएगा 0, तो सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू SYT अपॉन n. ठीक है, ये कुछ है, और इसका रेक्टेंगुलर शेप का फेलियर लूप बनता है कुछ इस तरीके का. इसके अंदर जो भी आप प्रॉपर्टी है वो सेफ रहेगी और इससे बाहर निकलते ही फेल हो जाएगी. अगला है टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी. टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ये ह्यूज ने दिया था, ह्यूज ने, हेक्स ने दिया था ये जनरली, और ये इलिप्टिकल फेलियर लूप बनता है. इसके अंदर की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सब सेफ होगी, बाहर निकलते ही फेल हो जाएगी. इसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेलियर अकर्स व्हेन टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर वॉल्यूम क्या पढ़े थे हम लोग, 1/2 स्ट्रेस इनटू दिस, ये पढ़े थे ना, स्ट्रेन एनर्जी पर आप चैप्टर एक्सियल में वही है यहाँ पे. तो वन डायरेक्शन में ये फॉर्मूला मैं बताया था स्ट्रेन का, सेकंड डायरेक्शन में दिस एंड थर्ड डायरेक्शन में दिस. तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम E1 E2 E3 तीनों डायरेक्शन के लिए हमने लिखा, और इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट पे. ठीक है, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम दैट इज 1/2E, एंड इसको इस तरीके से करते हैं. और फाइनली इसका जो आता है गाइज, एक्चुअली फॉर बाईएक्सियल केसेस के लिए व्हेन सिग्मा 3 इज 0, ज्यादातर बाईएक्सियल के लिए पढ़ते हैं, सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2, वेयर म्यू क्या है, बल्क मॉडुलस, है ना, बल्क मॉडुलस, लेस देन और इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट, SYT अपॉन n का स्क्वायर से कम होना चाहिए. Above equation in the equation of this equation is like a elliptical equation, so their failure envelope is make like a this. ठीक है, अगला देखते हैं मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, और यही हमारा मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी है जिनको हम किसने दिया था, हमारा
वॉन माइसेस ने, और इसको बेस्ट डक्टाइल थ्योरी भी कहा जाता है, बेस्ट डक्टाइल थ्योरी। इस केस में सेम डेरिवेशन पे नहीं जाओ, थोड़ा थ्योरी देख लो। फेलियर अकर्स व्हेन स्ट्रेन एनर्जी ऑफ डिस्टोर्शन पर वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी डिस्टोर्शन पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट पे। ठीक है, किसी मटेरियल का जो यील्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तीनों सेक्शन से फाइनली हमारा ये कुछ आता है। अपन इसके बारे में बाद में डिस्कस अच्छे से करेंगे, अभी बस थोड़ा बहुत ये देख लीजिए। तो इसमें जो लूप जो बनता है ये एक इलिप्टिकल लूप के अंदर ये बनता है। ठीक है, एक हेक्सागोनल। This theory is best for ductile material and it cannot be applied material under hydrostatic stress condition. ये कुछ चीजें थी गाइस थ्योरीज ऑफ फेलियर में। चलिए, ज्यादा क्वेश्चन जनरली इस टॉपिक से नहीं आता है, बट थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, देखने वाले। चलिए जल्दी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लगाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, आंसर दीजिए इसका। आसान है ना। प्रिंसिपल प्लेन इन वन विच कैरीज मैक्सिमम नो शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, नो नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ स्ट्रेसेस। बताइए क्या आंसर होगा। वही भैया, क्या होता है, क्या पढ़े थे हमने, ये प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वो होता है मैक्सिमम और मिनिमम बोथ, और जो शियर स्ट्रेस होता है वो जीरो। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके, रैंकाइन थ्योरी ऑफ फेलियर इज एप्लीकेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल। इट इज फॉलोड फॉर ब्रिटल मटेरियल। पहला वाला जो पढ़ा था ना हमने, रैंकाइन, दैट इज प्रिंसिपल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर torsion brittle material generally fail dash। अंडर torsion brittle material generally fail, क्या ऑप्शन हो जाएगा। along a plane perpendicular to its longitudinal axis, in the direction of minimum tension, या along surface forming a 45-degree angle with the longitudinal axis, या not in any specific manner। टॉर्सन की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान देना, अपन ने एक चीज पढ़ा था कि थीटा की वैल्यू जीरो पे ब्रिटल मटेरियल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है ना। तो ब्रिटल मटेरियल फेल होता है बिकॉज ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ये तो साइड से देख रहे हो, बट अगर क्रॉस सेक्शन से देखा जाए तो 45 डिग्री टॉर्सन पे अगर आप किसी ब्रिटल मटेरियल क्रॉस सेक्शन पे 45 डिग्री से उसको रोटेट करोगे तो वो फेल हो जाएगा। तो along surface forming a 45 degree along with longitudinal axis। अगला क्वेश्चन देखिए, when two mutually perpendicular principal stress are unequal but alike, the maximum shear stress is represented by। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है। when two mutually perpendicular, ठीक है, when two mutually perpendicular principal stresses are unequal but alike, the maximum shear stress is represented by। एक हमारा निकलता है सिग्मा एन स्टार और दूसरा निकलता है दिस क्या, टाउ मैक्सिमम। और टाउ मैक्सिमम की वैल्यू हमने क्या देखा था, क्या निकल के आ रहा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। ये हमने पढ़ा था ना। ये नहीं याद है तो मैं आपको दिखाता हूँ जरा, अपन ने क्या पढ़ा था। ये देखिए, ये हमने पढ़ा था कि जब एक सिग्मा एन बनता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में, टाउ मैक्स की जो वैल्यू होती है दिस, बट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 ऑल्सो। तो सिग्मा 1 क्या है मैक्सिमम, सिग्मा 2 क्या है मिनिमम। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, वो कहा गया क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का, दिस इज 1/3 द डायमीटर या हाफ द डायमीटर ऑफ मोर सर्कल या द डायमीटर ऑफ मोर सर्कल। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, हाफ द डायमीटर ऑफ मोर सर्कल। मोर सर्कल का डायमीटर क्या होता है भाई, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक है, डायमीटर, और आपका क्या हो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डायमीटर क्या होता है आपका टाउ मैक्स। अगर आप मोर सर्कल बनाओगे ना, इस तरीके का मोर सर्कल बनता है हमारा इस तरीके। ठीक है, ये हो गया सिग्मा 1, ये सिग्मा 2, दिस इज मैक्सिमम सिग्मा 1। ठीक है, और इनका जो हाफ है, ये जो हाफ है इसको बोलते हैं टाउ मैक्स।
विच इज इक्वल टू कितना होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2। मोर सर्कल का भी कॉन्सेप्ट अपन आगे पढ़ेंगे, फिलहाल तो अभी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हैज नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज the plane of maximum shear stresses has normal stresses that is क्या बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस मिनिमम मैक्सिमम जीरो या नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए ऑप्शन। यस यार नन ऑफ दिस। क्वेश्चन को समझ गए ना क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है ऐसा प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन की बात कर रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे टाउ जो है वो टाउ मैक्स आता है, ठीक है, और जो नॉर्मल भी रहता है बट एक स्पेशल फॉर्म में, ठीक है, उसकी वैल्यू ना मैक्सिमम होती है ना मिनिमम होती है ना जीरो के बराबर होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो नन ऑफ दिस इज राइट ऑप्शन। बट यही अगर मैक्सिमम शियर की जगह मैक्सिमम नॉर्मल पूछता और इन दैट केस शियर स्ट्रेस की वैल्यू पूछता तो क्या लिखते जीरो, ठीक है। अभी जस्ट पढ़े हैं तो अपन ज्यादा डिफाइन नहीं करने जा रहा हूं मैं। Consider the following theories of failure: maximum stress theory, maximum strain theory, maximum shear stress theory, maximum energy or distortion theory. The most suitable for ductile material. Most suitable for ductile material. लास्ट का हम देखा था वॉन माइसेस थ्योरी जिसको डिस्टॉर्शन थ्योरी कहते हैं, ठीक है। डिस्टॉर्शन थ्योरी सबसे बेस्ट होता है किसके लिए, सबसे बेस्ट होता है किसके लिए, हमारा डक्टाइल मटेरियल के लिए। बट एक और होता है डक्टाइल मटेरियल के लिए बेस्ट जिसको अपन क्या नाम दिए थे, सबसे पहला वाला नाम अपन ने दिया था क्या नाम दिए थे यार उसका। यस एक ये हो जाए मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी क्योंकि वॉन माइसेस ने दिया था, और एक होता है हमारा बेस्ट ये गेस्ट ने भी अच्छा खासा दिया था। ये दो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी एंड मैक्सिमम एनर्जी और डिस्टॉर्शन थ्योरी इज बेस्ट, ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी किसने दिया था, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, हाँ गेस्ट में। इन दोनों का सही रहता है, अपन ने डिस्कशन भी किया था इसमें। फॉर डक्टाइल मटेरियल द मोस्ट अप्रोप्रिएट फेलियर थ्योरी इज, डक्टाइल मटेरियल के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट फेलियर थ्योरी विल बी यस शियर स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। आगे all the failure theories give nearly the same result dash। कब ऐसा होता है जब सारे failure theory give the same result when one of the principal stress at a point is larger in comparison to other in that case, ठीक है। From the hypothesis given by Rankine the criteria of failure of brittle material is मैक्सिमम प्रिंसिपल, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, मैक्सिमम रैंकाइन क्या दिया था मैक्सिमम स्ट्रेस, कहाँ गया भाई, दिस ऑप्शन ए, ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। फॉर एन एलिमेंट अंडर द इफेक्ट ऑफ बाईएक्सियल स्टेट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस द नॉर्मल स्ट्रेस आर ऑन 45 डिग्री प्लेन इज इक्वल टू, देखो ध्यान से अपन ये क्वेश्चन कर चुके हैं। For an element under the effect of biaxial state of normal stresses, ठीक है, the normal stresses are on 45 डिग्री। अपन चलते हैं जरा बैक, अपन जब ये चीज पढ़ रहे थे कहाँ पढ़ रहे थे, ओके ओके एट दैट प्लेस इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे हमें टाउ मैक्स की वैल्यू not that one, this okay, this is the normal stress theory the formula and put the value of theta is equal to 45 in this equation, okay. You got tau will equal to 0 when you put theta is equal to 45, the value of shear will be 0 but the value of sigma 45 डिग्री पे जो सिग्मा n की वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2, ठीक है। तो आंसर आप क्या इसमें टिक कर सकते हो, difference of normal stresses, sum of normal stresses, half of sum of normal stresses, option C is your right answer। ये क्वेश्चन किसके लिए, नॉर्मल स्ट्रेसेस का बाईएक्सियल स्टेट लोडिंग पे, बाईएक्सियल स्टेट ऑफ लोडिंग मतलब उसमें शियर स्ट्रेस भी होगा और क्या होगा उसमें नॉर्मल स्ट्रेस में, और शियर स्ट्रेस भी होगा और नॉर्मल स्ट्रेस भी होगा। इस केस में अपन ने जो फॉर्मूला निकाला था दिस, शियर स्ट्रेस भी है इसमें और नॉर्मल भी है, इन दैट केस द normal stress will be this, ठीक है, and shear stress will be this। अगला क्वेश्चन,
At the principal plane, the normal stress is maximum or minimum and the shear stress is zero. Yes, option A is your right answer. ठीक है. Principal plane is one which carries no shear stress. Option A is your right answer. आगे चलते हैं. Now, Mohr circle can be used to determine following stresses on inclined surface. Principal stress, normal stress या what? Oh, sorry. This the shear stress along the principal plane. जीरो भैया. अब ये कितने बार की क्वेश्चन हम देखेंगे. नाउ अगला क्वेश्चन. मोर सर्कल किस लिए यूज करते हैं? मोर सर्कल प्रिंसिपल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस, ये सब फाइंड करने का एक ग्राफिकल मेथड है. हम अभी सिग्मा एंड फॉर्मूले के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, उसका एक ग्राफिकल मेथड भी ये सब चीजें कैलकुलेट करने का विद द हेल्प ऑफ मोर सर्कल. ठीक है, मैंने इसलिए आपको नहीं बताया मोर सर्कल, क्योंकि गाइस ग्राफिकल चीज तो हमें पूछना है नहीं एग्जाम में. ठीक है, बस याद कर लेना मोर सर्कल, जो भी चीजें हमने अभी न्यूमेरिकली कैलकुलेट किया है ना, हर वो वैल्यू मोर सर्कल के हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो ऑप्शन डी, ए बी सी डी बोर्ड. ठीक है, अगला देखिए दिस क्वेश्चन. The number of strain reading using strain gauges needed on a plane surface to determine the principal strain and their directions are कितने चाहिए भाई? मिनिमम कितने होने चाहिए? तो आंसर इज 3. कम से कम 3 तो होना ही चाहिए. ठीक है, एक्स, वाई और जेड की तीनों डायरेक्शन के लिए. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड टू ब्रिटल मटेरियल? ब्रिटल मटेरियल के रैंकाइन स्ट्रेस थ्योरी कहाँ है? प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी. शियर नहीं, ये ऑप्शन ए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी. ठीक है, डिजाइन ऑफ शाफ्ट मेड ऑफ ब्रिटल मटेरियल इज बेस्ड ऑफ रैंकाइन थ्योरी. ठीक है, आगे गेस्ट थ्योरी ऑफ फेलियर इज एप्लीकेबल फॉर गेस्ट थ्योरी. सब ब्रिटल के लिए रैंकाइन, बाकी जो बचा वो किसके लिए होगा? डक्टाइल के लिए होगा, है ना. अगला क्वेश्चन देखते हैं. मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी वाज पोस्टुलेट बाय मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आर पोस्टुलेट बाय किसके थ्रू दिया गया था? यस, ट्रेसाक के थ्रू दिया गया था, जिसमें डक्टाइल के लिए बोला गया था. ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी? फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन सॉरी, ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ना. हाँ, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अपन क्या लिखते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अपन लिखते हैं इस तरीके से, अल्टीमेट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी विच इज इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस. फैक्टर ऑफ सेफ्टी इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? अल्टीमेट अपॉन परमिसिबल. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. ठीक है, ओके. मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी फिर से वही आ गया, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस बाय रैंकाइन. A body is subjected to principal stress at point having value this. ये सब क्या है? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 की वैल्यू है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस? ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस? आसान क्वेश्चन है, एक बार में आंसर दीजिए इसका. अरे भाई, तो क्या वैल्यू होगा मैक्सिमम की? सिग्मा हियर वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है ना, टाउ. टाउ मैक्स की वैल्यू, शियर की वैल्यू पूछा है. क्या हमने देखा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2. सिग्मा 1 क्या है? मैक्सिमम. सिग्मा 2 क्या है? मिनिमम. तो मैक्सिमम क्या है? 2, और सबसे कम क्या है? 100. 200 माइनस 100 अपॉन 2 कितना है? 50. तो ये ना गलत नहीं है, यस 50. आगे क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द इक्विवेलेंट टॉर्क एंड बेंडिंग मोमेंट इन अ मेंबर सब्जेक्टेड टू टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड दिस एंड द बेंडिंग मोमेंट इज दिस? एक ही चीज है. व्हाट इज द इक्विवेलेंट टॉर्क? इक्विवेलेंट टॉर्क इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस प्लस दिस. ये फॉर्मूला आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, मतलब पिछले चैप्टर में. ठीक है, तो टॉर्क दिया है 400, तो 400 का स्क्वायर प्लस बेंडिंग दिया है 300 का स्क्वायर, और इसका रूट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा. और ये जो आंसर आएगा इसका वो आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 400 के आसपास. ठीक है, बट ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दो चीज कह रहा है करने के लिए. व्हाट इज द इक्विवेलेंट टॉर्क? इक्विवेलेंट टॉर्क का फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया. ठीक है, इसकी हेल्प से आप जब कैलकुलेट करोगे इक्विवेलेंट टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 500 के आसपास. ठीक है, एंड बेंडिंग मोमेंट भी पूछा है. बेंडिंग मोमेंट इन ए सब्जेक्टेड मूवमेंट. तो बेंडिंग मोमेंट दैट इज इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट
इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है 1/2 बेंडिंग मोमेंट प्लस रूट ऑफ बेंडिंग मोमेंट का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, याद कर लेना। इक्विवेलेंट टॉर्क और इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला बहुत काम आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आंसर लाना पड़ता है। तो ऑप्शन ए आपका आ जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें मैंने बताया था कि आपको जब पढ़ाते पढ़ाते आएंगी तो वो चीजें बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देख, द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट फॉर अ शाफ्ट। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला कौन सा है? ऑप्शन सी, अभी हमने देखा। स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ट्रेसाक। ठीक है, स्ट्रेन, हाँ ठीक है, दिस ऑप्शन वाज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। To calculate the principal strains and their direction on the plane surface, what will be the total number of strain reading required for the help of strain gauge? अभी हमने देखा था 3। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर। बिकॉज स्ट्रेन एनर्जी अपन देखा था ना, स्ट्रेन को कैलकुलेट करने के लिए अपन ने निकालते थे E1 निकालते थे, E2 और E3 निकालते थे। मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए 3 ऑप्शन। ओके, कैलकुलेट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेन। ओके, शियर स्ट्रेन निकालना है एट द पॉइंट वेयर प्रिंसिपल स्ट्रेन आर दिस एंड दिस। किस तरीके से कैलकुलेट हो गया? मैक्सिमम शियर स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन इज वेयर द प्रिंसिपल स्ट्रेन आर दिस एंड दिस। ठीक है, तो 100 इंटू 10⁻⁻6, दोनों को माइनस कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 300 इंटू 10⁻⁻6 के आसपास। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस फॉर द स्ट्रेस स्टेट शोन इन दिस। सिग्मा 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 सिग्मा। ओके, तो इसके लिए क्या निकल के आएगा, जल्दी से बताइए। देखिए ध्यान से, अपन ने जो क्या क्या कैलकुलेट क्या करना है, एक बार ये देख लेते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस का अपन ने एक फॉर्मूला देखा था, सिग्मा एन की फॉर्मूला। ठीक है, और मैक्सिमम पूछा है ना, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा है, नॉर्मल नहीं प्रिंसिपल, तो 1 और 2 मैक्सिमम पूछ रहा है। तो फॉर्मूला निकलता था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ये निकलता था। और ये क्या था हमारा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा वाई। और ये जो होते थे, ये क्या होते थे, यहाँ पे सिग्मा लिखा हुआ और इसको अपन टाउ एक्स वाई लिखते थे। तो कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में सिग्मा 1 2 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, बाकी सब सिग्मा 1 2 की वैल्यू नहीं है, सिग्मा सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 प्लस रूट ऑफ सिग्मा एक्स की वैल्यू सिग्मा, सिग्मा वाई की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 का होल स्क्वायर पूरे का प्लस टाउ, तो सिग्मा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको देखोगे सिग्मा टू कट जाएगा, आ जाएगा सिग्मा प्लस ये हो जाएगा 0 और बचेगा सिग्मा का स्क्वायर सिग्मा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, दैट इज 2 सिग्मा। सिग्मा 1 2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 सिग्मा, एंड दिस इज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें नीचे दिया होगा, ऑप्शन आप टिक कर सकते हो। यस, दिस इज द मैक्सिमम। एक्चुअली दो वैल्यू आता है, प्लस माइनस आएगा। ठीक है, प्लस माइनस में वैल्यू आएगा आपका, क्योंकि तो रूट को सॉल्व कर रहे हो ना, तो प्लस माइनस। और सिग्मा 1 2 का फॉर्मूला अपन ने क्या देखा था पहले, ये तो देखो, अपन ने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी। सिग्मा 1 2 का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, सिग्मा 1 2 का फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्लस माइनस दिस, प्लस माइनस। ओके, सारी वैल्यू पुट करोगे तो लास्ट की जो आ रही थी हमारी सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा, इनको सॉल्व करोगे, एक माइनस एक आ जाएगा, क्या हमारा एक आएगा, एक आएगा प्लस 2 सिग्मा और एक आ जाएगा 0, है ना। ये मैक्सिमम क्या है 2 सिग्मा और मिनिमम क्या है 0। तो क्या पूछा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा था, मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस, तो 2 सिग्मा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अपन ने ये ऑप्शन को सही किया। सो गाइस, हमारा यहाँ पे खत्म होता है।
सीरीज ऑफ रेडियल और प्रिंसिपल का। आई थिंक थोड़े बहुत आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कहीं दिक्कत आता है तो कमेंट करो, टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ो, हम वहाँ पर डिस्कस भी करेंगे कहीं पे अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत होती है तो। अब गाइस सिर्फ बच गया 1 2 3 चैप्टर और बच गया है शायद, मैं देखूं जरा। यस, 3 चैप्टर गाइस और बच गया है। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट देखेंगे। प्रेशर वेसल्स और थ्योरीज ऑफ कॉलम, वो एक चैप्टर। ओके, 2 चैप्टर और बचा है सोम का, और ये 2 चैप्टर के बाद हमारा सोम की लगभग 95% चीजें कंप्लीट हो जाएगी। मिसलिनियस में कुछ चीजें आती हैं, जैसे स्प्रिंग की थ्योरी हो गई, ठीक है, स्प्रिंग वाली थ्योरी, तो वो अपन जब मशीन डिजाइन पढ़ेंगे ना तो उसमें भी वो चीज है, तो अपन कंप्लीट अच्छे से वहां डिस्कस कर लेंगे, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। तो जनरली 2 चैप्टर और हमको कंप्लीट करना है सोम में, दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, जिसमें हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी देखेंगे, और दूसरा है कॉलम कॉलम एंड स्टड, और उसी में आता है हमारा प्रेशर वेसल्स से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए